एपिसोड 149। ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जियान था ना, उसने अपने कमल का उपयोग मतलब कि 4 हेवनली फ्लेम के कमल का उपयोग गुयाओ पर कर दिया था। और तो और हमारे जियान ने गुयाओ की गॉड टेक्निक को भी विफल कर दिया था। और वो कमल चलता है तो गुयाओ में लगने ही वाला होता है, तभी वहां पर एक बुड्ढा प्रकट होता है। और अब आगे अब जैसे यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है तो हमें दिखता है कि ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और तो और हम देख सकते हैं कि इस बुड्ढे ने सफेद कलर के कपड़े भी पहने हुए हैं। और तो और इसके बाल भी बर्फ की तरह सफेद हैं। और तो और इसकी आंखों में बिल्कुल भी मैलापन नहीं दिख रहा है, मतलब कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन अब इतने में बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जो हमारे जान का कमल था ना, मतलब कि 4 हेवनली फ्लेम का कमल था ना, वो वहीं पर बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वहीं पर रुक जाता है। लेकिन अब इतने में गु कबीले के जितने भी लोग थे ना, जितने भी बुजुर्ग थे, वहां पर उस बुड्ढे को देखते हैं तो वो तुरंत अपने घुटनों के भर बैठकर उस बुड्ढे को प्रणाम करने लगते हैं और वहां पर कहने लगते हैं एल्डर टोंग जियान। लेकिन अब इतने में वो बुड्ढा चलता है जिसका नाम एल्डर टोंग था, मतलब कि टोंग जियान था। वो गु कबीले के लोगों को नजरअंदाज करके हमारे जियान की ओर देखने लगता है। वो बुड्ढा देखता है कि जियान के चारों तरफ का वातावरण एकदम जम चुका है, मतलब कि जियान हिल भी नहीं पा रहा है। क्योंकि ये बुड्ढा जैसे यहाँ पर आया था ना तो इसने चुटकी बजाकर जियान को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया था, मतलब कि जियान के चारों तरफ के वातावरण को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया था। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो जियान को देखने के बाद अपनी चुटकी बजाता है और उसकी चुटकी बजाती ही जो हमारे जियान का कमल था ना वो एकदम गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद ये एल्डर टोंग देखते हैं कि जियान बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए अब एल्डर टोंग चलते हैं तो यहाँ पर अपना हाथ लाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही उनके हाथों से एक अजीब सी शक्तियां निकलती है और जियान के चारों तरफ लिपट जाती है। अब इतने में शक्ति चलती है तो जियान के घावों और उसकी शक्तियों को सही करने लगती है और पलक झपकती हमारा जियान दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। अब इतने में हमारा जान ये दिखता है कि इस बुड्ढे ने उसकी सारी चोटों को ठीक कर दिया है। तो हमारा जान चलता है तो एल्डर टोंग को यहाँ पर धन्यवाद कहने लगता है कि धन्यवाद एल्डर, क्योंकि अब हमारा जान समझ जाता है कि यहाँ पर इस बुड्ढे के होते हुए मैं गुयाओ को कभी भी नहीं मार सकता। और तो और ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा सीधा दिख रहा है, इसलिए ये मेरी ओर या फिर गुयाओ की ओर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अब इतने में एल्डर टोंग यहाँ पर कहते हैं हमारे जान को देखते हुए कि जान तुम जीत चुके हो। जियो कबीला में वास्तव में एक बार और जियो जुआंग से भी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति पैदा हुआ है। अगर आज यहाँ पर जियो जुआंग होता तो वो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता। अब इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो गुयाओ की ओर देखने लगते हैं और उससे कहते हैं कि गुयाओ तुम ये मैच हार चुके हो। और वहीं जब गुयाओ एल्डर टोंग जुआन की ऐसी बातें सुनता है तो अपनी मुट्ठी को कसकर मार लेता है। और तो और गुयाओ का शरीर अचानक कांप जाता है कि वो ये मैच हार चुका है। लेकिन फिर वो एक पल के बाद ही सोचता है कि अगर मैं मतलब कि अगर एल्डर टोंग यहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं जियान के हाथों से ही मारा जाता। लेकिन अब गुयाओ चलता है तो यहाँ पर अपनी हार को स्वीकार नहीं करता। और वहीं एल्डर टोंग जब गुयाओ को ये देखते हैं कि गुयाओ ने अपने मुंह से हार को स्वीकार नहीं किया तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि जीत आखिर जीत होती है और हार आखिर आहार, और अगर तुम इस हार को स्वीकार नहीं करते तो तुम काली जगमग्न सेना के जनरल बनने के काबिल भी नहीं हो। और वहीं एल्डर टोंग जुआन की गुयाओ ऐसी बातें सुनता है तो वो वहाँ पर एक सांस छोड़ता है और सांस छोड़ने के बाद वहाँ पर कह देता है कि मैं हार मानता हूँ। अब जैसे ही गुयाओ यहाँ पर एक कहता है तो आसपास एकदम शांति छा जाती है। लिंक्वान लिंसू और बाकी के लोग एकदम शांत पड़ जाते हैं। वो वहाँ पर सोचने लगते हैं क्या गुयाओ ने सच में हार मान लिया है, क्या आज दोबारा से जियो कबीले से गु कबीला हार गया है, सॉरी मतलब कि वंशज से हार गया है। अब इतने में गु जैन मतलब कि पहला कमांडर यहाँ पर कहता है कि जियान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने जिन चीजों का अनुभव किया है हम में से किसी ने भी उन चीजों का अनुभव नहीं किया है। और तो और उसने जिन कठिनाइयों का भी अनुभव किया है उनमें से हमने किसी भी कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया है। इसलिए हमें जियान को भविष्य में नाराज नहीं करना चाहिए, वरना हम उसे नुकसान पहुंचाने की वजह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी पहाड़ी के सॉरी मतलब कि इसी मैदान के थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी थी, वहाँ का सीन बताया जाता है जहाँ पर 3 लोग ठाड़े होकर हमारे जियान और गुयाओ की फाइट को देख रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से ये 3 लोग और कोई नहीं बल्कि 3 जनरल होते हैं। अब इतने में ये तीनों जनरल आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक जनरल कहता है कि गुयाओ ने आज गॉड टेक्निक भी इस्तेमाल की थी फिर भी वो हार गया। ऐसा लगता है कि हम सभी ने जियान को कुछ कम आंक लिया है। अब इतने में ये दूसरा बंदा पहले बंदे की बेसी बातें सुनकर वहां पर वो भी कहने लगता है कि अगर जियान गुयाओ के स्तर पर होता तो ये मैच बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। अब इतने में इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर वहां पर एक और व्यक्ति बोलता है जो कि मन में गुनगुना रहा था कुछ संगीत को कि जियान वैसे तो मूर्ख दिखता है परंतु उसके शरीर से निकलने वाली
शक्तियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। अगर वो आज 2008 स्टार पर होता ना तो तुम दोनों भी उसे नहीं हरा पाते। और भाई साहब जब ये दोनों मतलब कि यहाँ पर 3 बंदे थे, जब ये दोनों इस पहले व्यक्ति की बात सुनते हैं तो वो उस तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर एक साधारण कपड़े पहने एक आदमी खड़ा हुआ है। और तो और हमें फिर ये भी बताया जाता है कि ये आदमी है ना इन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब इतने में ये दोनों भी इस बंदे से पूछने लगते हैं जो साधारण कपड़े पहने हुआ था कि तुम्हारा क्या, तुम क्या जान से जीत सकते हो? हम दोनों तो उससे बुरी तरह से घायल हो जाएंगे, क्या तुम जान से जीत सकते हो? अब जैसे ही ये साधारण कपड़े पहने आदमी ये वाली बात सुनता है ना इन दोनों की, तो वो भी एक पल के लिए शांत हो जाता है। और फिर शांत होने के बाद इन दोनों से कहता है कि जान जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। जान की हड्डियों में एक अनुभव की शक्तियां छुपी हैं। और तो और ये शक्तियां तभी किसी की हड्डियों में आती हैं तब वो लगातार जीवन और मृत्यु की लड़ाई को लड़ रहा हो। हम सभी मजबूत हो सकते हैं लेकिन जान के बराबर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जान ने हर पल जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी है। अब भाई साहब ये हल्के कपड़े पहने ये आदमी इन दोनों से कहता ही है, इतने में ये थोड़ा और कह देता है कि हमें अब यूनर के मामले के लिए जान को और परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जान पहले से ही हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। इसके अलावा अगर हम भविष्य में उसे नाराज करते हैं तो शायद हम में से कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। भले ही आज गुयाओ हार गया है लेकिन उसे भविष्य में इस लड़ाई का खामियाजा शायद भुगतना पड़े। और भाई साहब इस पहले आदमी की ऐसी बातें सुनकर इन दोनों आदमियों में से जिसके चांदी की कलर के बाल थे ना, वो वहां पर कहने लगता है कि अच्छा हुआ मैं बाहर नहीं आया है, सॉरी मतलब कि अच्छा हुआ कि मैं जान के सामने नहीं आया। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और व्यक्ति बोल पड़ता है कि बड़े भाई मतलब कि सबसे बड़े आदमी से, मतलब कि जो हल्के कपड़े पहना हुआ था उससे, कि बड़े भाई क्या आपको टेस्ट देने की आवश्यकता है? तो हरे कलर के कपड़े पहने वो मतलब कि हल्के कलर के कपड़े पहने वो आदमी भी कह देता है कि मैंने टेस्ट को पहले ही दे दिया है। तो ये दोनों भी पूछने लगते हैं कि आपका ब्लड लाइन किस रैंक की है? तो ये कहने लगता है कि मेरी ब्लड लाइन 90 रैंक की है। और भाई साहब जैसे ये बंदा यहाँ पर कह देता है तो हमें इस बंदे के माथे को बताया जाता है जिस पर हल्का इंद्रधनुषी सोने का रंग चमक रहा है। अब इतने में इन दोनों बंदों में से एक बंदा एक बार और हल्के कलर के कपड़े पहने बंदे से कहता है कि ऐसा लगता है कि आपकी ब्लड लाइन यूनर के बराबर ही है। तो ये हल्के कलर के कपड़े पहने बंदा भी कह देता है कि नहीं, उसकी ब्लड लाइन मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शायद मैं उसकी बराबरी कभी ना कर पाऊं। और भाई साहब कहती है अब यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें उसी मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर अभी हाल दिल दहलाने वाला मुकाबला लड़ा था। अब इतने में एल्डर टोंग यहाँ पर हमारी जान और गुयाओ से कहते हैं कि मैच खत्म हो गया है इसलिए आप लोगों को चले जाना चाहिए। और भाई साहब एल्डर टोंग की ऐसी बातें सुनकर हमारे जान चलता है तो एल्डर टोंग को ग्रीट कर दोबारा से अपनी सीट पर वापस लौट जाता है और वहीं गुयाओ भी अपनी सीट पर वापस लौट जाता है। अब इतने में एल्डर टोंग वहां पर अपना हाथ लाते हैं और उनके हाथ लाते ही मैदान में जितनी भी गड़बड़ी थी ना, चटका था, गड्ढा हुआ था, वो दोबारा से वैसा हो जाता है। अब इतने में एल्डर टोंग यहाँ पर एक बार और कहते हैं कि बाकी की समारोह को मैं ग्रीट करूंगा। और भाई साहब यह सुनते ही वो तीनों बुड्ढे थे ना वो तुरंत पीछे हो जाते हैं। अब इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो मैदान में उतरते हैं और मैदान में उतरने के बाद यहाँ पर यूनर की तरफ देखकर उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है टेस्ट देने की। अब जैसे ही एल्डर टोंग यहाँ पर एक कहती है तो सभी की नजर हमारी यूनर पर पड़ जाती है और वहीं यूनर चलती है तो सभी को नजरअंदाज कर देती है और जान के पास आकर जान से पूछताछ करने लगती है कि तुम ठीक हो? तो वहीं हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़े आराम की जरूरत है और मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। और वहीं ये कहने के बाद जब आसपास के लोग सॉरी मतलब कि लोगों पर हमारे जान की नजर पड़ती है तो वो देखता है कि उनकी नजरों में अब हमारे जान के लिए अलग ही भाव है, वो पहले जैसा हमारी यूनर और हमारे जान को नहीं देख रहे हैं। अब इतने में यूनर चलती है तो हमारे जान के मुंह के कोने से एक खून का दाग लगा हुआ था तो उसे अपने हाथों से पोंछ देती है। लेकिन हमारी यूनर थी ना वो इस ब्लड को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हालांकि वो यहाँ पर कुछ कहती तो नहीं बल्कि वो अपनी सीट से उतरकर मतलब कि उस मंच से उतरकर मैदान के बीच में जाने लगती है। और वहीं फिर हमारा जान गुयाओ को देखकर कह रहा होता है कि गुयाओ उम्मीद है कि तुम मुझे भविष्य में परेशान नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। और वहीं फिर हमारी यूनर को बताया जाता है जो कि तितली की तरह एल्डर टोंग के पास जा रही होती है। और वहीं एल्डर टोंग जब हमारी यूनर को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यूनर का चेहरा एकदम बर्फीली की तरह ठंडा है। लेकिन अब एल्डर टोंग चलते हैं तो यूनर के चेहरे को देखकर वहां पर मुस्कुराने लगते हैं। और वहीं यूनर चलती है तो एल्डर टोंग के पास पहुंच जाती है। अब तुम एल्डर टोंग चलते हैं तो वहां पर यूनर से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि गु कबीले में तुम्हारा स्थान क्या है, इसलिए जान को इस चुनौती का सामना करना ही पड़ता, वरना कबीले के कुछ सदस्य तुम्हें और जान को बाद में परेशान कर सकते थे। और तो अगर तुम्हारा जान इस परिस्थिति का सामना नहीं करता तो बाद में गु कबीले के सदस्यों द्वारा उसे अपनाना जाना बहुत ही मुश्किल होता। और भाई एल्डर टोंग की ऐसी बातें सुनकर वहां पर हमारी यूनर भी कह देती है कि मुझे उम्मीद है कि जान की परीक्षा ये सिर्फ लास्ट बार ही होगी। और भाई एल्डर टोंग यूनर की ऐसी बातें सुनकर वो भी
यूनर से कहने लगते हैं, मुझे भी उम्मीद है कि अब जियान का दोबारा से गू कबीले की ओर से कोई भी टेस्ट न लिया जाए, और अब मुझे नहीं लगता कि अब भविष्य में कोई भी बंदा या फिर कोई भी नई जनरेशन का लड़का जियान को उकसाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो यहाँ पर इन सारी बातों को नजरअंदाज कर यूनर की ओर, मतलब कि यूनर से टेस्ट देने के लिए कहती हैं। अब इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो एक स्टार डिस्क को निकालते हैं और उसे उछाल देते हैं, और उसके उछालते ही यूनर चलती है तो अपनी आंखें बंद करके उसे पकड़ लेती है। अब जैसे यूनर उस डिस्क को पकड़ती है तो उस डिस्क में जो स्टार पड़ी होती है ना, उस पर पहला सितारा, दूसरा सितारा, 5वां सितारा, 7वां सितारा, 8वां सितारा और फिर इसके बाद 9वां सितारा। अब जैसे ही 9वां सितारा आता है ना तो ये डिस्क थी ना ये चटकने लगती है। लेकिन इतने में आसपास का माहौल बनता है और आसपास बहुत सारे लोगों की अजीब सी शक्तियां महसूस होने लगती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उन्हीं तीनों लोगों को बताया जाता है जो कि यूनर का टेस्ट होते हुए देख रहे होती हैं। उनमें से 2 बंदे पहले वाले बंदे से पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि यूनर की ब्लड लाइन 9 है? लेकिन ये पहला वाला बंदा कह देता है कि नहीं, अगर यूनर की ब्लड लाइन 9 होती तो तुमको ये इतने सारे बुड्ढे दिख रहे हैं ना जो छुपे हुए हैं, ये यहाँ पर प्रकट नहीं होते। और भाई साहब यह कहती है, दोबारा सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग यूनर को घूर घूर कर देख रहे हैं। इतने में मांग ट्यांग जी यहाँ पर कहते हैं कि यूनर वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि उसने इस लेवल की ब्लड लाइन को जन्म दिया है, क्योंकि आज से हजारों सालों में एक भी बार गू कबीले में इतनी बेहतरीन ब्लड लाइन नहीं आई है। अब इतने में हमें यूनर को बताया जाता है जो कि अपने हाथ में एक टुकड़े को पकड़ी हुई है और उस टुकड़े में एक सितारा बना हुआ है और वो 9 नंबर का है और वो 9 नंबर का सितारा तेजी से चमकने लगा है। अब जैसे ही वो सितारा तेजी से चमकता है तो इस डिस्क में भी क्रैक आने लगते हैं, मतलब कि इस टुकड़े में भी क्रैक आने लगते हैं। अब इतने में यहाँ पर 10वां सितारा जलता है और जैसे ही 10वां सितारा जलता है तो ये डिस्क है ना, मतलब कि ये टुकड़ा है ना, तो ये ब्लास्ट हो जाता है ब्राम और धूल धूल में बिखर जाता है। अब जैसे आसपास के लोग ये देखते हैं कि ब्लड लाइन की सहायता से ही टेस्ट डिस्क टूट चुकी है तो वो समझ जाते हैं कि ये 10वें नंबर की गॉड ब्लड लाइन है। और भाई साहब जैसे आसपास के लोग ये महसूस करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके खून में दबाव आने लगा है, इसलिए गू कबीले के अधिकतर लोग हैं ना तो वहां पर अपने घुटनों के भर आ जाते हैं। और तो और उनमें कई सारे बुड्ढे भी होते हैं, सिर्फ कुछ मजबूत लोग ही खड़े रहते हैं और वो भी ऐसे खड़े नहीं रहते बल्कि वो भी अपनी मुंडी को नीचे कर यूनर के सामने खड़े रहते हैं। और तो और हम देखते हैं कि लिंसू लिंक्वान जैसे बंदे भी अपने घुटनों के भर बैठ चुके हैं यूनर के सामने। अब इतने में हमें एल्डर टोंग को बताया जाता है जो कि एक इंद्रधनुषी कलर की पेंसिल को निकाल लेते हैं। अब पेंसिल निकालने के बाद एल्डर टोंग चलते हैं तो यहाँ पर हमारे यूनर के माथे पर टैटू बनाने लगते हैं। अब जैसे ये टैटू बनता जाता है तो एल्डर टोंग वहां पर थकते जाते हैं और तो और उनकी शरीर में शक्तियां बेइंतहा बह रही होती हैं। और तो और एल्डर टोंग के माथे पर पसीना भी आने लगता है, क्योंकि इंद्रधनुषी सोने का टैटू बनाना इतना आसान नहीं है। और तो और अगर डाउ शेंग लेवल वाला, मतलब कि डाउ शेंग लेवल वाले बंदे से कम का कोई बंदा होता तो शायद इस टैटू को बना ही नहीं पाता, वो बीच में ही इस टैटू को छोड़ देता क्योंकि उसकी डाउ की पूरी तरह से खत्म हो जाती। अब 10 मिनट बाद ये टैटू बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि इस टैटू से एक भयानक शक्ति निकलती है, मतलब कि रोशनी निकलती है जो आसमान तक जाती है। अब जैसे ये आसमान में ये सभी लोग देखते हैं तो वहां पर किसी की धीमी आवाज आती है और ये आवाज पता नहीं किसकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आवाज शायद गू क्लैन के लीडर की है। खैर कोई नहीं, इसे हम बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब जैसे इंद्रधनुष वाला टैटू बन जाता है तो यहाँ पर किसी की हल्की सी आवाज गूंजती है और उस आवाज की गूंजते ही सभी लोग उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। हालांकि ये आवाज सिर्फ सबसे हाई लेवल वाले बंदों को ही सुनाई देती है, ना कि नीचे लेवल वाले बंदों को। अब यहाँ पर सारा मौसम खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतने में ही हमें उस पेड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर वे लोग भी जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर उन तीनों बंदों को कुछ आभाव होता है और वो वहाँ पर कहने लगते हैं, क्या जान ने हमें पकड़ लिया, ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा काबिल है कि उसने हमें यहाँ पर देख लिया। और भाई ये बंदा कहकर, मतलब कि सबसे बड़ा वाला बंदा था ना, ये बंदा यहाँ पर एक कहता है और हमारे जान के सामने ही, मतलब कि हमारे जान की आत्मा के सामने ही, अंदरूनी शक्तियों के सामने यहाँ से गायब हो जाता है। मतलब कि वो नहीं बल्कि तीनों के तीनों बंदे यहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसने की उन तीनों जनरलों को महसूस कर लिया था। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है कि वो हरे कलर के कपड़े पहने व्यक्ति की पावर सच में बहुत ही ज्यादा थी तो वो भी थोड़ा चौंक जाता है और वो वहां पर सोचने लगता है कि ये गू कबीला वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी ब्लड लाइन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक पल तक हमारा जान सोचता है और फिर सोचने के बाद अपनी सीट से उठकर यहाँ से जाने लगता है। और वहीं लिटिल पेरी डॉक्टर और हमारे जान का सारा ग्रुप भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और वहीं अकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल जान को रोकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जान ने आज बहुत ही बड़ी फाइट लड़ी है। हालांकि उसके भारी जख्म तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन उसे कुछ अंदरूनी हिस्सों में थकावट जरूर होगी, इसलिए
इसलिए जान को आराम करने की जरूरत है। इसलिए मांग टियांगची उसे रोकते नहीं है। और भाई हमारा जान चलता है तो जिस रास्ते से वो इस हॉल में आया था ना, उसी रास्ते से हमारे जान का ग्रुप चला जाता है। अब इतने में हमारी यूनर को बताया जाता है, जो कि जान को जाते हुए देख रही होती है। वो भी एल्डर टोंग से कहती है कि अब मुझे भी जाना चाहिए। और भाई यूनर भी एल्डर टोंग को यह कहकर जान के ग्रुप के पीछे चली जाती है। और भाई यहाँ पे एल्डर टोंग भी चलते हैं तो यहाँ की सारी जिम्मेदारियों को बाकी के लोगों को देकर यहाँ से वो भी चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ काले कपड़े पहले लोगों को बताया जाता है, जो कि यूनर को जाते हुए देख रहे होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हून क्लैन के लोग होते हैं, मतलब कि होल ऑफ सोल की ओर से होते हैं। मतलब कि होल ऑफ सोल को जो क्लैन कंट्रोल करता है ना, उस क्लैन से होते हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि गू क्लैन में एक बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का जन्म हुआ है। अगर ये ब्लड लाइन पूरी तरह से विकसित हो गई तो मुझे लगता है कि मेरे हून क्लैन को भविष्य में इससे कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए मुझे मौका देखकर इस ब्लड लाइन को ठिकाने लगा देना चाहिए। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम के समय का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन इतने में हमारे जान का लकड़ी का दरवाजा खुलता है और उसके बाहर से पॉइजन गर्ल हमारे जान के कमरे में आ जाती है। वो जान को देखती है कि जान अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। लेकिन इतने में हमारे जान अपनी आंखें खोलता है और पॉइजन गर्ल को देखने लगता है। पॉइजन गर्ल को देखने के बाद हमारा जान वहाँ पर कहता है कि यूनर कहाँ पर है। तो वहीं पॉइजन गर्ल कह देती है कि यूनर अपने महल में वापस गई है, उसे कुछ काम है स्वर्गीय मकबरे के ऊपर। अब पॉइजन गर्ल के यह कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक महल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बुड्ढे बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर स्वर्णीय मकबरा खुलने वाला है और इस बार लिंक क्लैन से कोई भी नहीं आया है। और तो और इस बार हमारे पास 6 स्थान है, मतलब कि हम 6 लोगों को स्वर्णीय मकबरे के अंदर भेज सकते हैं। चलो मैं थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ कि भाई ये स्वर्णीय मकबरा है ना, ये हर 20 साल में एक बार खुलता है। और एंशियन मतलब कि 7 एंशियन क्लैन मतलब कि 8 एंशियन क्लैन है ना, उनमें से सिर्फ 2 ही बंदे इस मकबरे के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इस बार लिंक क्लैन नहीं आया है, इसलिए 2 जगह लिंक क्लैन की हैं, 2 जगह हमारे जियो कबीले की हैं और 2 जगह गू क्लैन की हैं। तो टोटल 6 जगह हो जाती हैं। और 6 जगह के ऊपर यहाँ पर ये सभी की सभी बुड्ढे बात कर रहे हैं कि लिंक क्लैन इस बार यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए हमारे पास टोटल 6 जगह हैं। लेकिन इस बात पर यहाँ पर एक बुड्ढा बोल जाता है कि इस बार जियो कबीले का जियान भी यहाँ पर आया है, इसलिए शायद हम उसकी जगह नहीं ले सकते। लेकिन इस बुड्ढे की इस बात पर एक और बुड्ढा बोल जाता है कि जियो कबीला पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए अब हमें उसे एंशियन क्लैनों में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इस वाले बुड्ढे की बात वहाँ पर एल्डर टोंग सुनते हैं ना, तो वो अपनी आंखों को सुखलाकर उस बुड्ढे को देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस बुड्ढे की आवाज गूंजती है ना, तो वहाँ का दरवाजा खुलता है धड़ाक और उस दरवाजे से चलकर हमारी यूनर अंदर आती है। अब इतने में यहाँ पर हमारी यूनर इन सभी बुड्ढों से कहती है कि बुजुर्ग शान सॉरी गूसान, हम हमेशा से ही जियो कबीले का स्थान का उपयोग करते हुए आ रहे हैं और तो और हमने उनके स्थान पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन जब जियो क्लैन वापस आ गया है तो आप उनकी जगह को देने से इनकार कर रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है गू क्लैन की ओर से? अब जैसे ही हमारी यूनर की आवाज इस हॉल में गूंजती है ना, तो उस हॉल में इंद्रधनुष का रंग फैलने लगता है। और तो और यहाँ पर यूनर की ऐसी बात सुनकर सभी बुड्ढे यहाँ पर एकदम शांत पड़ जाते हैं। और तो और हमारी यूनर की ब्लड लाइन की पावर से डरकर कुछ बुड्ढे तो वहाँ पर कांपने लगते हैं और कुछ बुड्ढे वहाँ पर अपने घुटनों के भर बैठ जाते हैं। लेकिन अब इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो यहाँ पर हमारी यूनर से कह देते हैं कि यूनर शांत हो जाओ। और भाई यूनर एल्डर टोंग की ऐसी बातें सुनकर एकदम शांत हो जाती है और अपने इंद्रधनुष के रंग को दोबारा से अपनी माथे में समा लेती है। अब इसके बाद यूनर चलती है तो वहां पर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठने के बाद वहां पर एल्डर गूसान से कहने लगती है कि एल्डर गूसान, क्या आपको लगता है कि इतने वर्षों से हम जियो कबीले के स्थान का उपयोग करते आ रहे हैं और जब वो बहुत ही मुश्किलों के बावजूद यहाँ पर आ गया है तो आप उसका स्थान देने से मना कर रहे हैं? लेकिन इतने में वहाँ पर एक और बुड्ढा होता है जिसका नाम गूकियान होता है। वो वहाँ पर कहने लगता है कि यूनर, तुम बहुत ही आंगन कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि एल्डर मीटिंग हॉल में कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं आ सकता। इतने में यूनर चलती है तो वहाँ पर एल्डर गूकियान से भी कहने लगती है कि मेरे पास 10वें नंबर की रैंक की ब्लड लाइन है और तुम्हें पता है कि गू कबीले के नियमों के मुताबिक 10वें नंबर की ब्लड लाइन किसी भी मीटिंग में जाकर अपना फैसला दे सकती है, मतलब कि अपना पक्ष रख सकती है। अब जैसे ही एल्डर टोंग वहाँ पर यूनर और बाकी के बुड्ढों के बीच बहस देखते हैं ना, तो वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि सभी लोग शांत हो जाएं। और भाई साहब एल्डर टोंग की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग वहाँ पर शांत पड़ जाते हैं। लेकिन अब इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमने जियो कबीले के बहुत सालों से उनके स्थानों का फायदा उठाया है और तो और अब समय आ गया है कि हम जान को उसकी जगह वापस लौटा दें। इसलिए मेरा ये फैसला है कि जान को स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने दिया जाए। और इसके अलावा हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 5 स्थान है जो कि
बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं बाकी के सभी क्लैनों से, इसलिए हमें उदास भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब भाई साहब एल्डर टोंग की ऐसी बातें सुनकर बाकी के जितने भी बुड्ढे हैं ना यहाँ पर, वो भी एल्डर टोंग की बातों पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि वो यूनर के स्थान को भी जानते हैं और उसके बाप के स्थान को भी जानते हैं, क्योंकि यूनर का पिता है ना वो इस क्लैन का लीडर है। लीडर छोड़ो, अगर यूनर भी चाहती है कि जियान स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बंदा यूनर की बात यहाँ पर नहीं टाल सकता, क्योंकि यूनर के अंदर 10वें नंबर की ब्लड लाइन है, इसलिए एल्डर टोंग की बातों पर यहाँ पर कोई भी आपत्ति नहीं उठाता। लेकिन अब इतने में एल्डर टोंग वहां पर कहते हैं कि आप सभी लोगों में से किसी को इस बात में आपत्ति नहीं है, इसलिए जियान को इत्तला कर दो ताकि वो तैयारी कर सके स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने की, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन के बाद ही स्वर्णीय मकबरा खोलने वाला है। और वहीं जब यूनर एल्डर टोंग की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी अपनी सीट से खड़ी होती है और एल्डर टोंग को ग्रीट करने के बाद यहाँ से चली जाती है। और वहीं जब बाकी के गू क्लैन के बुड्ढे यूनर को वहां से जाते हुए देखते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूनर यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वैसे ज्यादातर यूनर क्लैन के किसी भी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाती। अब यूनर के जाने के बाद यहाँ पर दोबारा से इन बुड्ढों के बीच में बात होने लगती है, ये आपस में बात करने लगते हैं कि जियो जुआन की कब्र के पास अभी तक हमारे गू क्लैन का कोई भी मेंबर नहीं पहुंच पाया है। तो वहीं एल्डर टोंग भी इन सभी की बातें सुनकर इनसे भी कहने लगती हैं कि तुम शायद जियो जुआन की प्रतिभा को कम समझ रहे हो, अगर हमारे गू सेक्ट के लीडर भी उनकी कब्र के पास जाना चाहती हैं तो भी सिर्फ उनकी 50% चांसेस हैं कि वो वहां तक पहुंच सकें। अब भाई साहब यह बात सुनते ही सभी लोग वहां पर एल्डर टोंग की बात समझ जाते हैं। इतने में एल्डर टोंग चलते हैं तो यहाँ पर सभी को आदेश दे देते हैं कि गू कबीले में बहुत सारे भारी लोग आए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे गू क्लैन के लोगों की रक्षा करें, इसलिए आप यहाँ से अब जा सकते हो। और यह कहती है, मतलब कि एल्डर टोंग यह कहती है, वो हॉल एकदम खाली हो जाता है धीरे धीरे। अब खाली होने के बाद वहां पर एक कोने में अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक भूरे कलर की परछाई निकल कर आती है, मतलब कि भूरे कपड़े पहने एक आदमी निकल कर आता है जो कि बहुत ही बूढ़ा लग रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। अब इतने में एल्डर टोंग इस बंदे से कहने लगते हैं कि हमें अभी तक उस टाउसी जेट टोकन के बारे में पता नहीं है कि वो चाबी कहाँ पर है और किसके पास है। तो ये आदमी भी जो अभी हाल यहाँ पर आया है ना, चलो भाई बता देता हूँ, ये और कोई नहीं बल्कि ये हमारे यूनर के फादर होते हैं। खैर इनका नाम तो मुझे पता नहीं है क्या है, वो आगे आपको स्टोरी में सुनने को मिलेगा। तो ये भूरे कलर के पहने आदमी आया था ना, ए बी एल्डर टोंग से वहां पर कहने लगता है कि मेरे मुताबिक टाउसी जेट टोकन जियान के पास होना चाहिए। लेकिन इतने में एल्डर टोंग इस बंदे मतलब कि यूनर के फादर से कहने लगते हैं कि अगर हून क्लैन को वो टोकन मतलब कि वो टाउसी गॉड का जेट फीस मिल गया तो हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब एल्डर टोंग यहाँ पर एक कहती है, तभी यूनर के फादर चलते हैं तो यहाँ पर एल्डर टोंग से कह देती हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। अब यह कहती यूनर के फादर यहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जियान जंगल में चलते हुए जा रहा होता है और तो और वो अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिव भी करा हुआ था ताकि आसपास की शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में अंदर जा सके। अब हमारा जियान यहाँ पर जा रहा होता है और तो और वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को चारों तरफ फैलाया हुआ था ताकि अगर कोई भी खतरा उसके पास आए तो वो उस खतरे को समझ सके। अब हमारा जियान आगे जा रहा होता है, तभी उसे सामने एक आदमी दिखता है जो कि बूढ़ा होता है। अब जैसे ही हमारा जियान इस आदमी को दिखता है तो हमारा जियान थोड़ा वहां पर हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा जियान इस आदमी के शरीर की बिल्कुल भी शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा होता है और तो और उसे ऐसा लगने लगता है, मतलब कि अपनी अंदरूनी शक्तियों से ऐसा लगने लगता है कि मानो सामने कोई खड़ा ही ना हो। सिर्फ हमारे जियान को वहां पर सिर्फ वो आदमी दिखता है, ना कि उसकी कोई शक्तियां या फिर और कुछ। हमारा जान जैसे ही उस आदमी को दिखता है ना तो हमारा जान घबरा जाता है, क्योंकि हमारा जान वहां पर समझ जाता है कि ये नॉर्मल आदमी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जान को वहां पर उस आदमी से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है। इसलिए हमारा जान यहाँ पर तुरंत अपनी चतुराई चलाता है और वहां पर कहने लगता है कि मुझे क्षमा करना है एल्डर, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। और भाई वो आदमी चलता है तो हमारे जान की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहा था। अब जैसे ये आदमी यहाँ पर एक कहता है तो हमारा जान वहां पर थोड़ा घबरा जाता है। चलो ठीक है, अब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा कि भाई यूनर के फादर हमारे जान के साथ यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है, खैर कोई नहीं, यहाँ पर हमारी यूनर भी आएगी। और यार अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा जान पहली बार अपने ससुर से मिलने वाला है। ठीक है, खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड